ये कहानी एक कमजोर सेना की जिसका नंबर 86 ही उसके लिए मनहूस था। डरावनी बात तो ये थी कि किसी भी इंसान के ना होने के बाद भी उस एरिया में रोज युद्ध होता था। जब एक दिन लेना मिलिच को उस सेना का हैंडलर बनाया जाता है तो वो कुछ असली इंसानी आवाजों से संपर्क करती है, लेकिन सच सामने आते ही लेना मिलिच के पैरों तले जमीन सरक जाती है। तो शुरुआत होती है लेना मिलिच के रूम से। वो अपनी मॉम के साथ नाश्ता करके शहर की ओर निकलती है। लेना देखती है कि जो गार्डियन एम्पिरियो के ड्रोन्स डिस्ट्रैक्ट 17 पर हमला करने आए थे उन्हें हमने धूल चटाकर ढेर कर दिया। उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे सन मंगोलिया के एक भी सिपाही का बाल तक बाका नहीं हुआ। बेस की ओर बढ़ते हुए लेना को कुछ बेवड़े दिखते हैं। उनमें से एक कहता है, देखो हमारी प्यारी मिलेज हमें ऐसे घूर रही है जैसे खा ही जाएगी। इतने में ही लेना की दोस्त एनेट वहां पर आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है और लेना की बात इग्नोर करते हुए कहती है, इस वक्त मैं थकी हुई हूँ, मेरे पास तुम्हारे लेक्चर सुनने की शक्ति नहीं है। वहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट 1 के सैनिक भी थे जो 86 वालों को गालियां देने में लगे थे। एनेट ने लेना से पूछा, तुम 86 की इतनी चिंता क्यों करती हो? आखिर है तो वो सब ड्रोन ही। लेना इसका जवाब देना चाहती थी पर उसके कैबिन से उसे बुलावा आ जाता है। लेना एक हैंडलर है। वो पैरारेड को एक्टिवेट करके कुछ टुकड़ियों को दुश्मन की लोकेशन की खबर देना शुरू कर देती है। उसमें से एक सैनिक बोला, मैम आप हमारी इतनी चिंता क्यों करती हो? हमें नहीं पता था कि इंसान इतने प्यारे भी होते हैं। दरअसल ये पोस्ट लेना को कुछ दिन पहले जनरल कर्सल ने दी थी। पुराने हैंडलर के जाने के बाद उसे कर्सल ने नया हैंडलर चुनने का फैसला किया। हालांकि लेना सबसे कम एक्सपीरियंस वाली और सबसे छोटी मेजर थी, फिर भी मार्शल ने उसे मौका इसलिए दिया क्योंकि बिल्कुल वो अपने पिता वैन क्लेव की तरह स्वाभिमानी और बहादुर थी। लेना की नई कमांडर यूनिट का लीडर अंडरटेकर है, लेकिन उसके पीछे एक भयानक कहानी है जिसे एक भूतिया कहानी भी कहा जा सकता है। आज तक जितने भी हैंडलर्स को अंडरटेकर यूनिट का काम सौंपा गया है वो या तो रिटायरमेंट मांगते हैं या फिर ट्रांसफर, और मांग पूरी न होने पर काफियों ने तो खुदकुशी भी कर ली। और उन्हीं हैंडलर्स की चिल्लाने की आवाज तो आज भी बैटल ग्राउंड में सुनाई देती है। कार्सल ने कहा, बेटा तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो। लेकिन लेना अचानक से खड़ी होती है और कहती है, मैं स्प्रेहर और उसके कंट्रोल ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। कार्सल बोला, बस प्रोसेसर्स और उनकी मीठी बातों से बचना। वो कहता है, तुम्हें अपने रिपोर्ट्स में हुए नुकसान को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बैटलफील्ड में कोई जिंदा इंसान है ही नहीं। लेना कहती है, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने प्लेडियस के लिए खड़ी रहूंगी। उसने सारी बातें जब अपनी दोस्त एनेट को कही तो वो बोली, तुम्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। उसने बताया कि वहाँ एक कमांडर ने खुद को ही शूट कर लिया था और आज तक इसका कारण कोई नहीं जानता। अब जब वो मर ही चुका था तो उसे क्या ही इन्वेस्टिगेट करते। एनेट डेवलपमेंट टीम की मेंबर है। उस मरने वाले कमांडर के रेड डिवाइस में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसकी फाइल को बंद कर दिया गया। ये पिता भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड थे। उसने बताया, पैरारेड को चलाना दिमाग को थका देने वाला काम है। देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाती हो। एनेट के हिसाब से 86 के प्रोसेसर्स का दिमाग खराब है। वो चाहती है कि लेना उसी के डिपार्टमेंट में अपना नाम लिखवा ले, इससे उसका बोझ कम हो जाएगा। उसके जाने से पहले एनेट कहती है, क्या तुम मेरे हाथ का शिफॉन केक खाना चाहोगी? एनेट जैसे ही उसके लिए केक लेकर आती है और लेना को पकड़ाती है तो वैसे ही वो बेचारा केक नीचे गिर जाता है। वापस एक बार कैबिन की ओर लौटते हुए हम देखते हैं लेना की सेना खत्म होने लगी है, इसलिए उसने कहा, तुम सबको वापस बेस लौट जाना चाहिए और मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ जो जिम्मेदारी लेकर उसे निभा नहीं पा रही। तब एक सैनिक कहता है, हमें आप पर दया आ रही है, और फिर सीन हमें अचानक लेना के रूम की ओर ले चलता है। लेना स्प्रे हेड के प्रोसेसर को जॉब चेंज का लेटर लिखते लिखते रुक जाती है, जिसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है। उसके साथ ही काम के साथ मजे कर रहे होते हैं। वहाँ की दुनिया का माहौल थोड़ा अलग था। उनमें से एक ने 5th हैंडलर की फोटो को इस तरह काटा जैसे उसे खत्म कर दिया हो। जब सभी नाश्ते के लिए उठे तो वहाँ पर एक लाश भी थी जिसपे सुअर लिखा हुआ था। यहाँ के लोग जीवन कठिन होने के बाद भी हर चीज में मजे ढूंढते हैं। वो किसी नए हैंडलर की बात कर रहे थे, शायद वही उनकी अगली पिग होगी। दरअसल कल के युद्ध में एक ड्रोन बुरी तरह जख्मी हो चुका था, जिसका ऑपरेटर मरने से पहले शिन के दर्शन करता है। शिन ने उसके कुछ बोलने से पहले उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। उस शाम सबके लिए एक मैसेज था जो नए हैंडलर की ओर से था। वो कहती है, मैं आज ही तुम्हारे लैंड में आई हूँ। प्रेहेड कमांडर शिन ने उसका वेलकम किया और अपना नाम अंडरटेकर बताया।
शिन ने कहा, हमें आज ही आपके बारे में पता लगा है। हम सभी आपके साथ काम करने को रेडी हैं। मेजर लेना का सोच समझकर लिया हुआ फैसला उसे नई जर्नी पर ले जाने वाला था। प्रेहेड में उसके आने की खबर फैलने लगी थी, पर उनका सीनियर ऑल्ड्रिक गुस्से में कहता है, तुम्हें रोज मशीन्स को तबाह करके आखिर मिलता क्या है? शिन कहता है, हम कूजो की मशीन का यूज करेंगे। वो नहीं रहा तो क्या हुआ, उसकी मशीन काफी काम आएगी। ऑल्ड्रिक पूछता है, अच्छा ये नए हैंडलर के बारे में क्या खास खबर है? शिन बोला, कुछ खास नहीं, बस वो लोग हमसे लगातार कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगली सुबह शिन अपनी डायरी में कुछ लिखता है। दूसरी ओर रेडन अपने साथियों के साथ चिप की जांच में लगे हैं। वो ब्राइस एंजॉय कर ही रहे थे, तभी तेहियो का कॉल आता है। वो कहता है, मौसम खराब हो रहा है, चौकन्ना हो जाओ। उनका मतलब दुश्मनों से है, जो 2 घंटों में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। शिन सबको इकट्ठा करता है और कहता है, हम सभी उन्हें पॉइंट 304 पर खत्म करेंगे। काले बादल शहर को पूरी तरह किसी चादर की तरह ढकना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिन ने सबको 304 पॉइंट पर पहुंचने से पहले शांत रहने को कहा है। दुश्मन अब ठीक रेडर में पहुंच चुका है। ढेरों दर्जनों ड्रोन्स और टैंक्स पूरी रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। शिन ने कहा, एक्शन का टाइम आ चुका है। ऑर्डर्स के साथ ही वो दुश्मनों पर ढाबा बोल देते हैं। तीसरी और 5वीं सेना साउथ के दुश्मनों को भागने से रोकेगी। हर तरफ सिर्फ तेज तरफ एक्शन देखने को मिलता है और सिर्फ फायरिंग्स की आवाज से सारी साउंड्स बंद हो जाती हैं। शिन ने हैंडलर से कहा, अगर हम लेजर डेट बेस्ड का यूज करें तो हमारी लोकेशन दुश्मन तक पहुंच जाएगी। शिन ने लोअर रैंक्स को संभालते हुए बाकी की जिम्मेदारी रेडेंस को दे दी। शिन अपने हैंडलर की एक न सुनते हुए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है और दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। वो सामने आने वाले एक भी दुश्मन के शिप को नहीं छोड़ता और उजाला होते ही जीत प्रेहेड के कदमों में होती है। इसी बीच हम उस वक्त लेना को कमांड्स देते हुए देखते हैं, जिसकी लोकेशन से अंडरटेकर यानी शिन जीत पक्की कर पाया। जिसके बाद कहानी हमें एक क्लासरूम की ओर ले चलती है। टीचर कहते हैं, लगभग 9 साल पहले मंगोलिया और गेट में जंग छिड़ी, जिसके लिए उन्होंने लेगियन नाम के ड्रोन्स मशीन और ड्रोन्स को रेडी किया, जो कि ऑटोमेटिक थे। 4 साल पहले तो जियाड अपने ही हथियारों का शिकार हो गया था। एनर्जी का हिसाब करे तो ये लेगियंस 2 साल तक और काम करेगा। तब तक सभी नए सैनिकों को खुद को रेडी कर लेना है। वो सबसे कुछ बात करना चाहती थी। लेना कहती है, आज हम इस देश की असली सच्चाई जानने वाले हैं। 9 साल पहले जब मंगोलिया खत्म होने की करार पर था, तब उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो 85 राज्यों के लोगों को युद्ध में उतार सकते थे, या माफी पत्र पर साइन करके युद्ध को रोक सकते थे। 85 राज्यों के अलावा एक और खाली जगह थी, जिसे 86 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया और वहां के लोगों पर जोर डाला गया। आपको जगनोट्स के अंदर बैठकर उन्हें कंट्रोल करना होगा। लेकिन क्या वो इंसान नहीं जो ये इंसाफी उनके साथ की गई? लीना चिल्लाते हुए बोली, आज वो सब रात दिन लेगियंस से लड़ रहे हैं। एक बच्चे ने बुक दिखाकर कहा, पर वो सब तो इंसानी सुअर है ना। बच्चे ने लेना पर सवाल उठाई कि अगर उसने लड़ते लोगों को खुद नहीं देखा तो उसने उन्हें जिंदा कैसे मान लिया। टीचर लेना के मुंह से सच सुनकर घबरा चुकी है। वो उसे चुप कराने के लिए झिड़झिड़ाने लगते हैं। वो कहता है, मैं और बाकी सब जब उन्हें इंसान नहीं मानते तो तुम क्या खुद को अनोखी समझती हो? बच्चों को गलत सिखाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। लेना ने उसके मुंह पर उसे इग्नोर कर दिया और बच्चों से कहा, देखो साथियों, तुम्हें 86 स्टेट के लोगों को इंसान समझना होगा। जो लोग तुम्हारे लिए जान की बाजी लड़ रहे हैं, क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करते? उस शाम एनेट ने कहा, तुम्हें इन फालतू बातों के लिए सजा भी मिल सकती है, पर लेना को कार्सल पर पूरा भरोसा है। वो उसकी बातों पर जरूर भरोसा करेंगे। फिर लेना अपने स्प्रे हेड के बीच हुई बातों को उसे सुनाने लगती है। उसने सिन की लीडरशिप, उसके कॉन्फिडेंस को इम्प्रेस कर दिया है। बेशक उसका नाम अंडरटेकर है, पर वो इतना भी खतरनाक नहीं। शिन और उसके बाकी साथी हमेशा की तरह हंसते खेलते प्रैक्टिस में लगे थे। रेडन पूछता है, क्या तुम्हें नए हैंडलर पर भरोसा है? शिन ने कहा, ये तो मानना पड़ेगा कि उसका दिल बहुत नाजुक है। वो कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद तो बिल्कुल नहीं है। रेडन के जाते ही अंजू शिन के पास आ जाती है। उसके हाथ में केक देखकर थ्योटा काफी खुश हो गया। शिन को देखकर अंजू ने कहा, लगता है तुम किसी गहरी चिंता में हो। लेकिन उसका निशाना तो हर इमोशन में अचूक होता है।
फिर लेना का कॉल आ गया। उसने आज सबके काम की खूब तारीफ करी, लेकिन उसे शिन से एक शिकायत है। लेना ने शिन के पुराने रिकॉर्ड्स में देख लिया कि वो कितने सालों से जान की बाजी लगा रहा है। शिन कहता है, तुम्हें हम सबसे इतनी हमदर्दी क्यों है? शिन कभी भी फाइट्स के बाद की रिपोर्ट्स नहीं भेजता, लेकिन आज से लेना को हर चीज की रिपोर्ट चाहिए। लेना पहली हैंडलर है जिसने शिन को ऑर्डर दिया है। अगर उन्हें अपने यूनिट को ऑफिकल करना है तो रिपोर्ट्स की सख्त जरूरत होगी। लेना बोली, अब हम सब एक उम्र के हैं तो इतना एक दूसरे को समझ सकते हैं। रेडेन ने उसे बताया शिन को ज्वाइन किए हुए 5 साल हो चुके हैं, पर आज तक उसने फाइट के अलावा ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेना तहे दिल से शिन से रिक्वेस्ट करती है, अगर तुम सब भी बाकी इंसानों की तरह खुलकर अपने हक की जिंदगी जीना चाहते हो तो मेरी बातों पर ध्यान दो। अगली सुबह हारुतो एक बड़े से पिक को उठा लाता है। आज अंजू भी कहीं दिख नहीं रही। आज उसकी साफ सफाई की ड्यूटी है। अब लंच का टाइम होने को आया है, इसका मतलब साफ है सभी लड़कियां आज रिवर पर नहाने गई होंगी। हारुतो ने डाइया से कहा, क्यों ना हम सब भी वहां पर चले, पर डाइया उसकी बातों में नहीं आने वाला। इसी बीच हम लड़कियों को झरने पर एंजॉय करते देखते हैं। उन्होंने काये को भी साथ में मजे के लिए कहा। अंजू काये से पूछती है, तुम्हारे शिन को लेकर क्या विचार है? काये कहती है, काये काफी शांत और बोल्ड पर्सनैलिटी वाला है। काये ने जानबूझकर कुरेना को चिढ़ाने को कहा, मैं तो शिन को हमेशा से पसंद करती हूँ, बस वो शादी के लिए हाँ कर दे। कुरेना ये सुनकर मुंह फुला लेती है। तभी अचानक दाइयो उनके सामने आ गिरता है। अंजू अपनी बेल्ट लेकर उसके पास आकर कहती है, डाइया आखिर ये क्या हरकत है? थ्रोट और हारुतो को उन्होंने देख लिया है। हारुतो कहता है, उसने कुरेना के मुंह से शिन के लिए कई सारी बातें सुन ली है। हर लड़की को हंसता देख तीनों दोस्त भी हंसने लगते हैं। लड़कियों के हाथ में जो आता है वो उन पर फेंक के मारती हैं। शाम के वक्त कुरेना नाराज दिखी। वो कहती है, आखिर शिन पूरे टाइम उस नई हैंडलर से क्यों चेप रहता है? असल में जिन लोगों को वो पिक्स बुलाते हैं उन्होंने ही कुरेना के पेरेंट्स की जान ली थी। वो उनमें से किसी को भी माफ नहीं कर सकती। कुछ देर बाद कुरेना चुपके से शिन के पास आकर बैठती है। रेडेन आज की रिपोर्ट रेडी करने में लगा है। वो लेना को अपने रोबोटिक डॉग फीडो के बारे में बताता है। बैटलफील्ड की रात अक्सर गहरी और डरावनी होती है। काये के पूछने पर लेना बताती है, हमारे शहर में हर वक्त रोशनी होती है, रात में भी यहाँ स्टार्स नहीं देखे जा सकते। अचानक लेना मिलिज ने पूछा, अच्छा क्या तुम सब हमारी दुनिया से नफरत करते हो? हालांकि उनके मन में ऐसी कोई किसी के लिए खास नफरत नहीं, पर यहाँ का जीवन काफी कठिन है। पर फिर भी बाहर के लोगों को हमें इंसान न मानना कभी कभी दिल को दुखाता है। काये कहती है, पता नहीं क्यों पर तुम पहली हैंडलर हो जिसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा है। फिर हम एनेट और लेना को लाइब्रेरी में देखते हैं। लेना 86 में अच्छा खाना और सुविधाएं पहुंचाना चाहती है। एनेट बोली, फिर से तुमने वही बातें शुरू कर दी, तुम ज्यादा ही उनकी जिंदगी में दखल दे रही हो। लेना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मिलकर उन दोनों ने नक्शा ढूंढ ही निकाला। शाम को लेना रिपोर्ट्स के लिए फिर से 86 लगती है। उसे पता लगता है कि उन लोगों ने एक बिल्ली भी पाली हुई है, लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं रखा। वो सभी आपस में नाम रखते वक्त बहस करने लगते हैं। अचानक लेना से पूछा गया, तुम हम में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हो? हम आपके है कौन? लेना ने कहा, एक नागरिक और मेजर होने के नाते अपने देश की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इस पर गर्व है। तभी अचानक एक लड़की ने पूछ लिया, मिस हैंडलर क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर लेना अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसके बाद लेना कंट्रोल रूम में होती है। वो बैटल के दौरान यूनिट को इंस्ट्रक्शन देने में लगी है। लेना जो भी कमांड देने वाली होती है शिन उसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। लेना ने जो मैप ढूंढा है वो उसे 86 पहुंचाने वाला है ताकि होने वाली बैटल्स में उसकी मदद हो पाए। हालांकि ऐसा करना कानूनी जुर्म है, पर क्या फायदा अगर इतनी जरूरी चीज उनके काम ना आ सके। अचानक लेना ने देखा दो दुश्मनों ने किर्बलोट को घेर लिया है और उसे मार डाला। लेना ने जब उनसे माफी मांगी तो एक सैनिक कहता है, तुम्हें 86 की इतनी चिंता ना करके घर जाके सो जाना चाहिए। अब वो लेना के पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए हर इंसान मतलबी है जो 86 की जमीन की कीमत चाहकर भी नहीं जान सकता। पिछले 9 सालों में हजारों मौतें हुई हैं, जिनके जिम्मेदार लेना जैसे हैंडलर्स हैं। काये के मरने पर इस वक्त कोई भी लेना से बात करने के मूड में नहीं था।
थियोटा आज काफी उदास है। बिल्ली की जगह लोमड़ी की तस्वीर बना देता है। उसने कल जो भी लेना से कहा, शायद उसके लिए उसे कहीं ना कहीं पछतावा है। लड़कियों से देखकर कहती है, हमने आज तक तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। क्या ये काये के जाने का कारण है? हर कोई सोच रहा था कि इतना सुनने के बाद लेना कभी उनसे कांटेक्ट नहीं करेगी। शिन ने जब शाम को काये का बैच निकाला तब उसने थियोटा से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लेना एक देवी होने का नाटक करती है? उस वक्त उसके पास कोई जवाब नहीं होता। लेना ने जब सब कुछ एनेट के साथ शेयर किया तो एनेट बोली, तो अब तुम कर भी क्या सकती हो? वहां जाकर उनके साथ लड़ तो नहीं सकती। उसने कहा, तुम पुडिंग खाओ और मजे करो। लेना को लगा उसने आज तक उन सब के नाम तक नहीं पूछे। इससे उन्हें ये लग सकता है कि लेना उन्हें कभी इंसान समझती ही नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि लेना अपनी हैंडलर की जिम्मेदारी भूल जाएगी। जब लेना छोटी हुआ करती थी तब उसने पिता वैन क्लेव से लगातार खराब हो रही हालत के बारे में सुना था। अभी कार्सल उसके सामने आ जाता है। उसने कार्सल से कहा, जब उसने अपनी पिता की मौत को अपनी आंखों से देखा था तब उसने पहली बार 86 के दर्शन किए थे। वैन क्लेव ने अपनी बेटी को हमेशा न्याय का रास्ता दिखाया, लेकिन वो भी सबकी तरह हाथ पर हाथ धरे इंतजार करता रहा। कार्सल ने कहा, वैन क्लेव बेवकूफ था जो लेना को 86 पर लेकर गया। सिर्फ अच्छा सोचने से कोई महान नहीं बन जाता। कार्सल चाहता है कि लेना अपने देश की हालत सुधारने के लिए एक्शन ले। वो उसे अपनी फोर्स भी देने को उसे तैयार है, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा ज्यादातर नामुमकिन होता है और सिर्फ एक के लिए सोचना बेवकूफी है। कुछ देर बाद रास्ते में रुककर लेना थियोटे के कर्सल और 86 की जिम्मेदारी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया है। इसी बीच लेना अचानक से भागने लगती है और कब्रिस्तान की ओर भागते हुए शिन को कॉल लगा देती है और कहती है, मुझे इस वक्त तुम सबका नाम जानना है। शिन ने कहा, तुम्हें थियोटा की बातों को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम में से हर कोई तुम्हें गुनहगार नहीं समझता। शिन कहता है, हर साल कई सारे प्रोसेसर्स मारे जाते हैं, लेकिन इसका दोषी हम हैंडलर को नहीं ठहरा सकते। लेना अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली थी, पर उसके पिता के उसूल उसे ये करने की इजाजत नहीं देते। इसलिए शिन उसे सबके नाम बता देता है। जब लेना ने उससे पूछा, कहीं इस वक्त मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तो शिन कहता है, मैं अभी काये का नाम पत्थर पर लिख रहा हूँ। किसी के मरने पर ऐसा ही किया जाता है। शिन ने बताया, अब तक मैंने 560 लोगों को अपने सामने मरते देखा है। लेना अपनी गलती की माफी सबसे मांगना चाहती थी। अचानक शिन उसे सबसे कनेक्ट कर देता है। लेना सबसे कहती है, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब अपना नाम मुझे खुद बताएं। थियोटा कहता है, हमने तुम्हारे जैसे कई हैंडलर्स देखे हैं, यहाँ तक कि सीनियर कमांडर ने भी हमसे हमदर्दी जताई थी, लेकिन हम तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक तुम कैबिन से निकलकर हमारे साथ आकर नहीं लड़ती। नाम बताते वक्त रेडन बोला, हम सब ने तुम्हें पिग पाखंडी जो भी कहा है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, पर मुझे लगता है तुम जैसी इमोशनल लड़की हैंडलर का काम नहीं संभाल पाएगी। वो कहता है, जाने से पहले नक्शा हमें भिजवा देना। जब शिन ने उसे अपना नाम बताया तो लेना अचानक से बोली, तुम शाओरी नोज़ेन को जानते हो क्या, जो हैंडलर्स किंग था? ये सुनते ही शिन मुस्कुराकर बोला, हाँ वो मेरा भाई था। तो इसकी शुरुआत होती है जहाँ पर छोटी लेना अपने पिता को ढूंढ रही होती है। तभी एक एलगाउंट 86 राजिए का फाइटर शाओरी नोज़ेन बाहर आता है और कहता है, ये देखो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, तुम्हें ये पसंद है ना? तभी लेना बोली, मेरे पिता तो यहाँ तुम्हारे रजिए पर हमला करने आए थे, तो आपने उन्हें मारकर मुझे क्यों बचाया? शाओरी के लिए उसका देश ही सब कुछ है। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करेंगे। उसने कहा कि मेरा एक छोटा भाई भी है जो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का है। शाओरी ने बताया, और उसके भाई का जन्म जियाड में ही हुआ था, वहीं राजिए जहाँ लेगियंस का आविष्कार हुआ। शाओरी अपने भाई के पास किसी भी हालत में पहुंचना चाहता था, लेकिन शिन ने बताया कि वो 5 साल पहले से उसे छोड़कर जा चुका है। लेकिन शिन ने रिटायरमेंट के बाद भी उसकी तलाश जारी रखी। जिसके बाद हम लेना की बेस की ओर चलते हैं। वो एनेट के हाथों से बना केक एंजॉय कर रही है। एनेट ने कहा, क्या तुम्हें अगले हफ्ते की पार्टी के लिए ड्रेसेस नहीं चाहिए? लेना कहती है, अभी मैं बिजी हूँ, वैसे भी तुम्हें किसी जेंटलमैन को अपने साथ ले जाना चाहिए। लेना यहाँ रुडोल्फ की बात कर रही है। एनेट लेना का चेहरा देखकर कहती है, तुम्हारे धले हुए चेहरे को देखकर लग रहा है कि जैसे तुम आजकल पैरारेड का यूज ज्यादा कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि 86 पर एहसान करके कोई फायदा नहीं। जब पार्टी के बाद शिन को पता लगी तो वो बोला, युद्ध के टाइम पर आखिर पार्टी कौन रखता है? शिन कहता है, तुमने हमारे लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है, पर फिलहाल तुम रेवोल्यूशन पार्टी पर ध्यान दे सकती हो। लेना ने पूछा, अच्छा तुम्हें पार्टी के बारे में कुछ याद है या नहीं? शिन कहता है, बहुत कम।
थोड़ी लाइट्स, कलर और फाउंटेन से ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। भाई के साथ जब मैं गया था तब मैं काफी छोटा था। शिन को तो अपने परिवार के बारे में भी कुछ याद नहीं। अचानक शिन लेना को मैसेज कर देता है लेगियंस के बारे में जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। लेना ने कहा, आखिर तुम्हें लेगियंस के बारे में इतना पहले कैसे पता लग गया? शिन जोर से कहता है, तुम खुद को डिस्कनेक्ट कर दो। इस बार काली भीड़ काफी ज्यादा है, पर लेना ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक लेना के कानों में चिल्लाते हुए लेगियंस की आवाज पड़ती है और दुश्मनों की दहाड़ सुनकर वो बेचैन हो जाती है। अगली बार पेरारेड को चुनने से पहले ही वो खौफनाक शोर लेना के दिमाग को सुन करने लगा है। मैच के बाद रेडियन बोला कि अब नहीं लगता कि मिस हैंडलर इस वक्त अच्छी हालत में होगी, इसलिए आज रिपोर्ट भेजने का कुछ फायदा नहीं। लेना अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए माफी चाहती है। आज शिन को लगा था कि वो मर ही गया समझो, क्योंकि वो मरे हुए लोगों की आवाजों ने उसे पास बुलाने की कोशिश करी। दुश्मन सेना के सारे लेगियंस शायद आत्मा ही कंट्रोल कर रही थी। यही कारण था कि शिन को उनके आने का पता पहले ही चल गया था। वो सोते हुए भी मुर्दों की आवाज सुन सकता है। सरकार को लगता है कि ये युद्ध 2 साल बाद खत्म हो जाएगा। अगर कोई चीज है जो उनके कंट्रोल सिस्टम को रिप्लेस कर सकती है, वो है इंसानी दिमाग। शिन ने अलग लेगियन से एक जैसी आवाज भी सुनी है। जरूर काये भी इस वक्त कहीं पर होगी, और ये उसकी आत्मा है या नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। शिन को लगता है कि लेना इस बार लड़ाई को हारने वाली थी। कुछ ही मिनटों में उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेना को एक बात समझ नहीं आई कि लेगियंस इतने समझदार कैसे हो गए कि वो अपनी सेना को बड़ा कर रहे हैं। असल में ब्लैक शिप लेगियंस को अगर अनडैमेज ब्रेन मिल जाता है तो वो उसे खुद कंट्रोल करने के लिए यूज करने लगते हैं। लेना ने कहा, तुम्हें अपने लोगों के लिए उन्हें खत्म ही करना होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारी मदद के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम दाइयों को अपने दोस्तों के साथ मजे करते देखते हैं। इस साल काफी नए लोग जैसे लुस्कीनिया ने अभी ज्वाइन किया है। हरुटो उससे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ कोई लड़की पसंद आए तो हमें बता देना। बिल्कुल वैसे जैसे दाइया अंजू को पसंद करता है। वो पूरे दिन उसे ताड़ता रहता है। थ्योटा ने उनकी बात सुन ली और अंजू से जाके कहा, दाइया तुमसे कुछ दिल की बात करना चाहता है। इतने में अंजू भी वहाँ पहुँच गई और बोली, बताओ क्या कहना चाहते हो? दाइया एम्बेरस्ड स्माइल के साथ कहता है, आज मौसम कितना अच्छा है ना। जब उन्होंने बीच में नई हैंडलर की बात छेड़ी तो उन्होंने उसे मोटा पिक कहा और उसकी बड़ी सी तस्वीर भी बना डाली। वो कहता है, आवाज से तो वो इतनी कमजोर है जैसे हवा के झोंके से उड़ जाएगी। उस बेचारी को हैंडलर किसने बना दिया? वो उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। शिन की एक साथी उसके पास आकर पूछती है, कहीं तुमने उसके प्यार में पीना तो शुरू नहीं कर दिया? अक्सर जो लोग बैटल में उतरते हैं उन्हें चेरी ब्लॉसम जैसी चीज कभी पसंद नहीं आती, जो कि सेम टाइम पर उगती है और कुछ दिनों में गायब हो जाती है। काये ने शिन को अपना बनाया निशाना भी दिखाया। इतने में कोजुई उन दोनों से कहता है, अरे वो लव बर्ड्स जरा हमारी भी सुन लो। हारुना उनके पास आती है और कहती है, शिन से मिलने कुछ लड़कियां आई है। वो लड़कियां आकर शिन से कहती है, तुम वही हो ना जो अपने स्कार्फ के लिए फेमस हो? रेडन ने कहा, शिन भाई तुम काफी फेमस हो। तभी सारे लोग शूटिंग स्टार को देखने के लिए निकल पड़े। एक बार हम लौटते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ प्रैक्टिस के दौरान शिन लेना से बात कर रहा होता है। उसी दिन शाम को हम एक जंग को देखते हैं। कई सारे स्कॉर्पियंस उन्हें घेर लेते हैं और वो सारी सीक्रेट लोकेशन को जान चुके हैं। उनमें से एक ने लेका के लेगियंस को धाराशाही कर दिया। जब दाइयो उसे बचाने वहां से निकलने लगता है तो वो प्लेटून्स उसके लेगियंस पर बॉम्ब अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और अब बारी थी लेका की। मरने से पहले ही उसने खुद को शूट कर लिया। तब अंजू तक एक खबर पहुंची तो वो बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें नम थी। सुबह के वक्त शिन को कुछ ऐसा दिखा जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। शिन से बात करते वक्त रेडन कहता है, तुम जब तक अपने भाई को ढूंढ लोगे क्या तब तक लड़ते ही रहोगे? अब शिन उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? तभी शिन को याद आता है कि कोई उसका नाम लेकर कह रहा होता है कि तुम अपने परिवार के श्राप के अलावा और कुछ नहीं हो। अगले दिन हम देखते हैं कि आज लेना का बर्थडे है। एनेट कहती है, मेरे नए दोस्त निकोलस ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। लेना कहती है, तुम्हें दोस्त बनाने के लिए कोई एज का नहीं मिलता। एनेट ने अचानक अंडरटेकर का जिक्र छेड़ दिया। लेना उठी और बोली, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम मेरे लिए केक बचा देना। जिसके बाद लेना सीधे कर्सल के पास पहुंच जाती है और कहती है, कल ही 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर कब तक ये 16 लोग अपनी जान को रोज दाव पर लगाकर हमारी सेवा करेंगे? कार्सल ने बताया, तुम अभी तक 86 के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि 86 को बदल सकते हैं।
लेकिन मंगोलिया के सोल्जर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। वैसे भी उस जगह के पास एक और नया लेगियन बेस बन रहा है, उसके तैयार होते ही सबके लेगियंस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेना इस बात से नाराज है, लेकिन कार्सल इससे ज्यादा 86 के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेना ने शेन और बाकी सबको ये बात बता दी। थियोटा को लगा कि जरूर वो लोग एक ट्रैप बना रहे हैं, हालांकि उन लोगों को कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं। फिर भी लेना का मन रखने के लिए वो उसका शुक्रिया कर देते हैं। लास्ट में शिन बोला, आज तुम काफी थकी हुई लग रही हो, इस टाइम तुम्हें कुछ मीठा खा लेना चाहिए। लेना कहती है, तुम बिल्कुल अपने भाई पर गए हो, उसने भी मुझे एक चॉकलेट दी थी। उसकी आंखों में एक दया भाव था। बातों ही बातों में लेना कह देती है, मुझे तुमसे बात करने में काफी अच्छा लगता है। इतने में ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फिर हमें लेना दिखाई जाती है, जो एक बक्से को हथियार बताकर 86 भेजने की मांग कर रही है। रेवलेशन फेस्टिवल भी नजदीक ही है। तैयार करते ही साथियों के सामने लेना गिर पड़ी। वो शहर की ओर निकल आई है, जहाँ पर सभी एंजॉय करने में लगे हैं। जिस बीच उसे याद आता है कि एक 86 के सैनिक ने कहा था, हमें किसी हैंडलर की वैसे जरूरत नहीं है, तुम्हारी बातें ज्यादातर हमारे लिए इरिटेटिंग और डिस्ट्रैक्टिंग होती है। सिन के अलावा भी प्रोसेसर्स को मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक मंजर वो होता है जब आप अपने ही दोस्तों के कटे शरीर के अंगों और उनकी आधी जली लाश को उठाकर खुद ले जाते हो। आज शाम सिन की जगह जवाब सुहागा ने दिया। उसने बताया, सिन आज काफी थक गया था, इसलिए वो आराम कर रहा है। लेना ने कहा, तुम लोगों को सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन मेरा वादा है जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे लिए नए लेगियंस और साथियों का इंतजाम करना मेरी ड्यूटी होगी। और तब तक लेना आसपास के इलाकों से सुरक्षा की मांग करेगी। अगली सुबह वो कार्सल के ऑफिस फिर एक और बार पहुंच जाती है और साफ कह देती है, अब मैं स्प्रे हेड की रिप्लेसमेंट के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। कार्सल ने कहा, सप्लाई और रिप्लेसमेंट के मैटर सॉल्व किए जा चुके हैं। लगता है तुम जानती नहीं कि मैंने पहले तुम्हारी रिक्वेस्ट डाल दी थी। कार्सल कहता है, इस ड्यूटी के अलावा पार्टी में शामिल होना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए वहां रेडी होकर आ जाना। शाम को लेना के काले कपड़े देखकर एनेट बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी की मैयत में आई हो। लेना ने कहा, ये ड्रेस मुझे पसंद आई तो मैंने पहन ली। उस पार्टी में एनेट का मंगेतर भी होता है, जिससे वो शक्ल छुपा लेती है। पार्टी के बीच ही लेना को शिन का कॉल आ गया, जिसे सुनने वो छत पर आ जाती है। शिन उससे बोला, आज तुमने कॉल नहीं किया तो मैंने सोचा मैं ही तुम तक खबर पहुंचा दूं। वो कहता है, तुम्हारे भेजे पटाखे और सेलिब्रेशन का सामान हमें मिल चुका है। ये सुनकर लेना काफी खुश हुई। वो बोली, एक दिन मैं भी तुम सबके साथ वो नजारा देखना चाहूंगी। युद्ध के बाद हम सब जरूर मिलेंगे। शिन पूछता है, जिस तरह तुम्हें मेरा भाई याद करता है, क्या तुम हम सबको भी याद रखोगी। लेना थोड़ी देर बाद जवाब देती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम में से एक भी साथी को नहीं मरने दूंगी। हारूना ने शाम के वक्त अंजू से पूछा, क्या मैं लेना को बता दूं कि मैं शिन को चाहती हूँ, कहीं इससे वो बुरा तो नहीं मानेगी। अंजू कहती है, मेजर एक अच्छी लड़की है, वो सबके बारे में सोचती है, फिर भी तुम्हें जो ठीक लगे वो ही करो। हारूना ने शिन को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखा है। मेजर को जाने से पहले वो उसके जोश को कम होते हुए नहीं देख पाएगी। फिर उस दिन युद्ध का सीन दिखाया गया। लेना हर बार की तरह अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मिशन बिना नुकसान के सफल हो जाए, लेकिन आज भी कोई मदद नहीं भेजी गई। लेना फिर से रोते हुए सबसे माफी मांगती है। शिन बोला, बस करिए, अब आपको हमारी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम एक एक करके कुत्ते की मौत नहीं मारे जाते, कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। रेडन कहता है, फिरंगी सुअर कभी 86 वालों को 86 से बाहर नहीं आने देंगे। प्रोसेसर्स इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अब तक वो हजारों प्रोसेसर्स को खो चुके हैं और लेना की एक रिक्वेस्ट से उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगने वाली। वो सब यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चुना गया है। स्प्रे हेड का मकसद सिर्फ ऐसे फौजी जमा करना है जो मरते दम तक लड़ पाए। तक उनका पूरा ग्रुप मौत की खाट नहीं उतर जाता, तब तक कोई रिप्लेसमेंट फोर्स नहीं भेजी जाएगी। सभी जानते हैं कि फिरंगी सुअर अपने वादों को लेकर कितने लापरवाह हैं। रेडियन ने कहा, सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि कुछ 86 वाले ही आस्तीन के सांप हैं। उनका लड़ने का रीजन रिपब्लिक की सेवा करना है, ना कि कुछ लालचियों की जान की रक्षा करना। लेना कहती है, तुम सब अपनी मौत का इंतजार करने से अच्छा यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। रेडियन ने कहा, भागने पर वो लोग फांसी की सजा दे देंगे, इससे अच्छा तो युद्ध में शहीद होकर मरना अच्छा होगा। कुछ देर बाद शेन और रेडियन कुछ प्लान
स्कैन करते नजर आते हैं। आज का हमला एक वेपन टेस्ट के लिए था। अब रिपब्लिक की खातिर उन्हें खत्म होने से पहले इस एरिया को साफ करना होगा। रेडियन की बातों से लगा जैसे शिन अपने भाई के खिलाफ लड़ने जा रहा है, जिसने शिन को ढूंढ निकाला। लेकिन ये बाकी सबके लिए एक अच्छी बात नहीं है। फिर लेना के हाथ एक आज के ऑर्डर की लिस्ट लगती है, जिसमें लेगियन के डीपेस्ट पार्ट को टारगेट करने का गोल है। इस मिशन के लिए बिना सपोर्ट के सोल्जर को मरते दम तक लड़ना होगा। इस बीच एनेट भी अंदर आ जाती है। लेना की बात सुनकर वो बोली, अब तुम इसमें कर भी क्या सकती हो? तुम जाकर टीवी पर स्पीच भी दोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब लेना ने अपना गुस्सा जाहिर किया तो एनेट चिल्लाते हुए कहती है, आज ये सब जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। एनेट ने बताया कि युद्ध से पहले हम भी 86 वालों के खास दोस्त हुआ करते थे। जब भी एनेट के दोस्त उसे 86 वाले सांवले लड़के के साथ देखते तो उस पर बहुत हंसते थे। एक दिन एनेट ने अपने दोस्त को बद्दा दिखने वाले कहकर उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। एनेट के पिता नहीं चाहते थे कि उसका 86 वालों के साथ ऐसा बर्ताव हो। वो लेना को सामने वाले घर में ले आती है और बताती है उन बच्चों की मॉम के पास एक एबिलिटी थी जिसमें एनेट के पिता काफी इंटरेस्टेड थे। सबको लगता था कि वो उन गैजेट के साथ खेला करती है, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशंस का नया गैजेट पैरारेड बना डाला। लेकिन उसके सफल प्रयोग के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए इंसानों पर, और भी एनेट के पिता सुपरविजन में अपने सामने कभी इंसानों के साथ ऐसी ज्यादती नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। एनेट ने अपने डैड के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट को फिर से खोजने की कोशिश करी। वो मरे हैंडलर्स का सच भी जानना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एनेट भी इस मौत का सिलसिला नहीं रोक पाई। और वही गलती उसकी दोस्त लेना दोहराने जा रही है। अगर वो उन्हें जिंदा ना रखती तो सरकार उन्हें मारने का ऑर्डर ना देती। एनेट कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब सुनकर लेना ने काफी सोचा। वो फिर से पहुंच जाती है कार्सल के पास और कहती है, मैं इस वक्त इन फालतू ऑर्डर्स को कैंसिल करवाना चाहती हूँ। कार्सल ने कहा, 86 को मारना होगा और इसी में हमारे देश की भलाई है। अगर 86 के साथ हुआ सब कुछ युद्ध के अंत में बाहर आ जाता है तो इस देश को हमेशा तानाशाह माना जाएगा। अगर 86 के सभी लोग मर जाएं तो किसी को उनके साथ हुए जुल्म के बारे में पता ही नहीं चलेगा और दुश्मनों से लड़ने के लिए तो वो दूसरा फोर्स तैयार कर लेंगे। कार्सल ने लेना को समझाया, 5 से 10 लोगों के लिए लाखों लोगों के बारे में मत भूलो। जब लेना चिल्लाई तो कार्सल कहता है, जिन लोगों ने सेंट मंगोलिया को पॉइजन के लिए मार दिया उनसे तुम दया कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो? अब लेना शिन से माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। शिन बोला, वैसे भी हमें एक न एक दिन मरना ही था, तो अफसोस किस बात का? लेना रोते हुए कहती है, तुम सब अपने ही बारे में बुरा कैसे सोच सकते हो? तभी शिन बोला, मेजर आप चिंता मत करो, हम मरने नहीं वाले, क्योंकि अब वो करने का टाइम है जिसका हमें इंतजार था। अब आजाद होने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसके लिए हमें लड़ना होगा। लेना समझ जाती है और पूछती है, क्या तुम अपने ही भाई को मारने वाले हो? क्या बिना लड़ाई के कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? शिन ने साफ शब्दों में कह दिया, मेजर आप इससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए, उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने भाई को मारने से पहले उसकी चीख आपको नहीं सुनाना चाहता। अब जो भी होगा हम उससे खुद निपट लेंगे। जब भी एक स्प्रे हेड मरता है तो हर तरफ शोर होता है, हमारे पास तब तक का ही वक्त होगा। वहीं ऑल्ड्रेक ने सारा इंतजाम कर दिया है। वो शिन को समझाता है, अब दोबारा इन्हें बर्बाद मत कर देना। आज हरुटो उनके साथ नहीं जाने वाला, इसलिए आखिरी बचे 5 मेंबर्स को आगे बढ़कर इस मिशन को सफल करना होगा। वो सब अपना आखिरी अलविदा करने के लिए रेडी हैं और नाश्ते के वक्त याद करते हैं अपने सभी खोए हुए दोस्तों को जिनसे वो पहले दिन मिले थे। थियोटर ने कहा, आज हमारी हैंडलर का कॉल नहीं आया, कम से कम वो टाटा बाय बाय तो कर सकती थी। बारिश के रुकते ही सब अपने लेगियंस के पास पहुंच जाते हैं। स्टाफ को अलविदा कहकर शिन और बाकी सब मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जब शिन छोटा था तब अपने पेरेंट्स को खोने के बाद शाओरी ही उसका इकलौता सहारा था, लेकिन वो शिन की गर्दन दबोचते हुए गुस्से में उसे अपने पेरेंट्स की मौत का दोषी कहता है। उस दिन शिन ने उसके अंदर एक राक्षस देखा। आज वही राक्षस दिमाग आज फिर एक और बार शिन का सामना करने वाला है और कुछ देर बाद दोनों भाई आमने सामने होते हैं। इतनी बड़ी सेना को देखकर रेडियन का जोश और बढ़ जाता है। लग रहा था शाओरी की आर्मी शिन को जैसे उसके साथियों से दूर कर रही हो। कुछ और धमाकों के साथ युद्ध कंटिन्यू होता है और शिन कहता है, अगर तुम मुझे अपने हाथों से मारना चाहते हो
तो मैं भी तो हूँ तुम्हारा भाई ही। अंजू देखती है कि अचानक से दुश्मन की सेना डबल हो गई और हवाई हमले शुरू हो गए। रेडियन को शक हुआ और वो बोला, क्या मेजर मिली ये आपका काम है? लेना की आवाज सुनते ही वो भड़क जाता है और कहता है, ये छलावे बनाकर हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेना ने कहा, अब ना तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो और रिपब्लिक मुझे न रोक सकती है। लेना बोली, ये मत समझना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये मेरे देश के लिए मेरा फर्ज है। लेकिन शिन तो सिर्फ अपने भाई से निपटना चाहता था। उसने देखा कि शाओरी का शिप शेप्स बदल सकता है। लेना हारुतो से शिन की लोकेशन मांगती है। शाओरी बोला, मैं चाहता तो तुम्हें भी खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे तुमसे पहले माफी मांगनी है और तुम्हारे दिमाग को शरीर से अलग करना है। इसी बीच शाओरी की नजर शिन के लिए आए लेगियंस पर पड़ी। उसे छोटी लेना की याद आती है, जो पहले कहती है, तुम्हें अपने भाई को नहीं मारना चाहिए। शिन के दोस्त उसे उठाने के लिए उसे पुकार रहे होते हैं। अचानक शाओरी का शैतानी चेहरा उसके सामने आ जाता है और शिन अचानक से उठ खड़ा होता है और अपने भाई पर पलटवार करते हुए उसे सायोनारा कहता है। शाओरी प्यार से पुकार उसे गले लगाने लगा, पर तभी उसका शिप ब्लास्ट कर जाता है, जिसके बाद शिन को शैतानी चेहरे के पीछे छुपा अपने भाई का मासूम चेहरा याद आया। उसने जो प्लान किया था वो कर दिखाया और अपने दोस्तों की उम्मीद को बरकरार रखा। रेडियन ने कुछ दिनों के लिए लेना को शिन से बात करने को मना किया। अचानक लेना की नजर उसके पास बैठी एनेट पर पड़ती है। असल में इस फाइट से पहले लेना एनेट से मिलने गई थी। जब उसने पूछा, जिस बच्चे का मजाक बनाकर तुमने दोस्ती तोड़ी थी उसका नाम शिन ही था ना? मैं उसे जानती हूँ और उससे रोज बात करती हूँ। अंडरटेकर जो स्प्रे हेड का कमांडर है वही शिन है। एनेट बेचैन होकर लेना से बोली, क्या वो मुझसे अब भी नफरत करता है? एनेट ने उसे 2 बार खुद से दूर किया है, अब वो तीसरी बार ऐसा नहीं कर सकती। एनेट की मदद से ही लेना ने शिन को सुरक्षित बचा लिया। अगले दिन शिन खुद लेना को कॉल लगाकर कहता है, कल मैंने आपकी आवाज सुनी। लेना कहती है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। पहले सब मिलकर लेना के लिए मस्ती करते हैं और फिर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेना ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके कमाल कर दिखाया, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें आगे बढ़कर शैतानी लेगियंस का सामना करना होगा। जब वो सब डिनर और आगे का प्लान कर रहे होते हैं तो अचानक लेना को कुछ रियलाइज होता है और वो दौड़ते हुए बेस से बाहर आ जाती है। लेना बिना रुके भागती चली जाती है। शिन और बाकी सब किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसे कोई कैसल और रेलवे स्टेशन बता रहा था। उन्होंने किसी खजाने की भी बात करी। लेना उन सबको सुनते ही तेजी से आगे बढ़ती है। शिन कहता है, अब हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट की सीमा रेखा आ चुकी है, हमने मिलकर कर दिखाया। लेकिन लेना काफी डरी हुई होती है, उसे कोई चिंता खाए जा रही है। शिन लेना को आखिरी अलविदा कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। शायद वो शिन के साथ होने वाले फ्यूचर को पहले ही भाप चुकी थी। वहीं शिन और बाकी साथी अपना सफर जारी रखते हुए जंगलों और बगीचों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां वो कुदरत को एक्सप्लोर कर पाते हैं। शाम के वक्त वो सब एक पुराने टूटे मकान में पनाह लेते हैं। सुबह होते ही उनके 3 दिन पूरे हो चुके हैं। शिन जानता है कि इस तरह तो हम कभी रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। हारुना ने कहा, मुझे तो लगा था कि हम पहले दिन ही निपट लेंगे। आगे रास्ते में उन्हें एक ब्रिज से होकर गुजरना होगा जिस पर से रिकॉन्स के वेपन आने का खतरा है। शिन कहता है, वैसे हमें इतनी जल्दी नहीं है, इसलिए वो सब तालाब में नहाते हुए और बगीचों में खेलते हुए अपनी आजादी को एंजॉय करते हैं। रेडियन बताता है, जब से हमने दुश्मनों से लड़ना शुरू किया है हम 576 रिकॉन्स को खत्म कर चुके हैं, जिसमें से एक शिन का भाई भी था। रेडियन ने कहा, एक बीए मेजर ने तुमसे पूछा था कि तुम आजादी के बाद कौन सी जगह घूमना पसंद करोगे, तो तुमने मना किया था, पर शिन का जवाब अब भी सेम ही होगा। नाश्ते के वक्त सबने फैसला किया कि टाउन में रुककर वो सब जरूरत का सामान लेंगे। अंजू को तो सिर्फ अपने नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। शिन इंपेरियल टेरिटरी के टाउन देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और कुछ ही देर में वो सब टाउन में होते हैं, जहां शिन ने देखा उसके दोस्त बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे हैं। अगर युद्ध नहीं होता तो वो सब यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। शिन के पेरेंट्स गार्डियन से थे, पर वो यहाँ पर पहली बार आ रहा है। शिन को मिशन के लिए उत्सुक देखकर रेडियन कहता है,
तुम्हें इस वक्त थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम इस वक्त लेगियन चलाने की हालत में नहीं हो। लगता है हारूना और अंजू ने अपने लिए हॉट बात ढूंढ लिया है। हारूना को चिल्लाते हुए देख अंजू बोली, तुम्हारी ये भद्दी आवाज सुनकर लेगियन यहाँ आ सकते हैं, तो जरा आराम से। असल में फीडो ने उनके लिए एक पुराना बॉयलर ढूंढ निकाला। वो उसका टैंक्स कहते हैं। आज पहली बार शिन के दोस्त उसे इतनी शांति से सोते हुए देख रहे हैं, और हो भी क्यों ना। उसने 5 साल के इंतजार के बाद अपने भाई को जो खोज निकाला। रेडियन बोला, अब लगता है शिन की जिंदगी का कोई और गोल बचा है। सुबह वो सब देखते हैं कि शिन कहीं गायब हो चुका है, पर उसका लेगियन वहीं पर था। रेडियन को शक हुआ, इसलिए वो सबको जू में ले आता है, जहां पर कंकालों का ढेर था, और शिन भी वहीं खड़ा किसी से बात कर रहा था। जब रेडियन ने शाओरी का रिकॉन देखा तो उसके होश उड़ गए, पर अब वो महज एक मशीन है। शिन को कल से ही महसूस हो रहा था जैसे कुछ उसे पुकार रहा हो। शिन अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है और उस रिकॉन के अंदर की मशीनरी को तबाह कर देता है। अब शिन किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां वो शांति से बिना युद्ध के रह सके, चाहे वो जगह होकर के पास ही क्यों ना हो। वहां उन्होंने एक बड़े से कंकाल को देखा। फीडो के इशारा करते ही सब मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। फीडो, जिसमें उनकी सारी पुरानी यादें थी, वो भी अब अपना दम तोड़ देता है। उसे देखकर लगता है कि फीडो की हालत अब ज्यादा अच्छी नहीं है। उसे अब और साथ नहीं ले जा सकते। अब गोलियां और खाने का सामान भी खत्म होने को आया है। रेडियन ने कहा, हम अगर नहीं निकले तो रिकॉन हमें ढूंढकर मार देंगे। थियोटा चाहता था कि आज वो लीड करे, लेकिन हारूना ने आगे चलने का फैसला लिया। उन्होंने जब एक गुफा देखी तो सब उसी में पनाह लेते हैं, क्योंकि बाहर रिकॉन का कैड़ा पहरा था। तो थोड़ी आगे उन्हें एक शहर दिखता है जिसकी हालत कुछ खास नहीं है। जब उनकी नजर एक बंजर पेड़ पर पड़ती है तो सब सोचते हैं क्यों ना आज यहीं पर डेरा डाला जाए। क्लासरूम देखते ही सबकी यादें ताजा हो जाती हैं। अंजू टीचर की एक्टिंग करते हुए सबकी अटेंडेंस लेने लगी। शिन ने बेंचेस को तोड़कर आग जलाने का तरीका निकाल लिया। उसने सारी कीटें जलाने का फैसला किया। अगले दिन रेडियन कहता है, अगर आज हम जिंदा रहे तो ऊपर वाले का रहम होगा। वो अपना हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद के साथ शुरू करने लगे हैं, पर किसी के चेहरे पर भी एक एक शिकन नहीं होती। आज अंजू की शिफ्ट है, लेकिन वो लेगियन को काफी धीरे चला रही है। शिन बोर होकर उससे कमांड ले लेता है। इसी बीच अचानक से शिन ने अपने लेगियन को अलग करके बाकी साथियों को खुद से अलग कर दिया, ताकि कम से कम उनकी जान तो बच सके। शिन जानता था कि इस जगह रिकॉन उन्हें ढूंढने नहीं आने वाले। शिन ने ऐसा करके खुद को एक भगोड़ा घोषित कर दिया। हारूना कहती है, हम सब तो एक साथ जाने वाले थे ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तभी हम युद्ध के एक और सैनिक को देखते हैं, जहां पर शिन को कई सारे रिकॉन्स ने एक साथ घेर लिया है। शिन को एक ऐसा दुश्मन मिला जो कहता है, जिस किसी ने भी राजकुमारी को परेशान किया, मैं उनमें से किसी को नहीं बख्शूंगा। शिन के साथ ही सही टाइम पर उसे बचाने आ जाते हैं। वो उसका नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग कभी भी बिना लेगियंस के इन्हें नहीं हरा पाओगे। तभी थियोटा भी अपनी जान गंवा देता है, और देखते ही देखते सब लोग वहीं धाराशायी हो जाते हैं, और 86 के सभी सोल्जर का यहाँ खात्मा हो जाता है। अगले दिन लेना मिलिज को जब ये खबर मिली तो वो खुद 86 के बेस पर आ पहुंची। ऑल्ड्रेक ने कहा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। ऑल्ड्रेक किसी हैंडलर को तरह उनसे मिलने के लिए आता नहीं देखा, हालांकि उसने पूरा जीवन यहीं बिता दिया। ऑल्ड्रेक के परिवार ने भी अपनी जान इसी युद्ध में गंवाई थी। उसने शिन से कई बार पूछा भी, कहीं तुम्हें मरे हुए लोगों में मेरे नाम की पुकार तो नहीं सुनी, लेकिन उसकी वाइफ और बेटी बैटलफील्ड से कहीं दूर जा चुके थे। ऑल्ड्रेक खुद एक अलबा है, उसने तो 86 वालों को इज्जत दी हुई थी। अगर उनका मन हो तो वो उसे कभी भी मार सकते हैं। वहां से होते हुए लेना उनके किचन और ड्रोम में आती है, जहां वो हारूना की बनाई हुई डॉल्स को देखती है। लेना ने उनकी बिल्ली को भी वहीं देखा। वो उसे हॉल में ले आती है और कुछ इशारा करते हुए उससे अपना खिलौने मांगने लगती है। लेना के हाथ वहां रखी एक डायरी लगी, जिसमें उन सब ने अपनी मेजर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी पिग वाली तस्वीर भी बनाई थी। वो जाने से पहले भी लेना के लिए कुछ मैसेज छोड़ के गए थे। शाओरी और सिन की फिर मुलाकात होती है। वो ना जाने कब से सिन के साथ वो मूवमेंट बिताने का वेट कर रहा था, जिन्हें वो बचपन में नहीं जी पाया।